मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन बीइंग के जो रिमेन मिले उनको किस बेस पर क्लासीफाई किया गया था। तो हमने डिस्कस किया था कि मेन रूप से दो बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया था। एक तो हमारा ह्यूमन बीइंग का स्कल और दूसरा था उसका जोश। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइपेडलिज्म एनेबल हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट के जो ह्यूमन बीइंग जो थे वो क्वाड्रप्स थे, मतलब चार पैरों पर चलने वाले थे। अब इसमें क्या परिवर्तन है? बाइपेडल एनेबल हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट। जो बाइपेडलिज्म यानी कि द्विपादीय दो पैरों पर चलने वाले जो ह्यूमन बीइंग जो थे, अब उनके हाथ जो थे वो फ्री हो गए थे ताकि वो कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उठा सके। इन टर्न एज हैंड्स वर यूज्ड मोर एंड मोर, उससे अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एफिशिएंट। पहले वो सिर्फ चार पैरों से चलते थे तो उनके हाथों का यूज नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे वो बाइपेडलिज्म में कन्वर्ट हो गए, दो पैरों से चलने लगे, उनके हाथ जो थे वो फ्री होते गए। इस वजह से उन हैंड्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते गए और चार पैरों के चलने के बजाय दो पैरों पर चलने से उनका जो पोस्चर जो था वो भी धीरे धीरे अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ उठता गया और वो दो पैरों से चलते गए। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ फ्रीइंग हैंड्स फॉर वेरियस यूजेस, फार लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हाइल वॉकिंग एज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ द क्वाड्रप्ट। मतलब चार पैरों से चलने में जितनी एनर्जी लगती है उससे कई कम एनर्जी जो है वो दो पैरों पर चलने से लगती है। मतलब जब चार पैरों पर चलते थे तो उनको कई सारी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी, लेकिन जब वो दो पैरों पर चलने लगे, हाथ उनके फ्री हो गए, तो उनकी एनर्जी जो थी वो भी कंजर्व होने लगी। However, the advantage in term of saving energy is reserved while running. तो वो एनर्जी जो थी वो अब दौड़ने में लग जाती थी। There is a indirect evidence of the bipedalism as early as 3.6 million years ago. This comes from the fossil hominid footprints at the Laetoli. टिक लगाना है। ये जो बाइपेडलिज्म ह्यूमन बीइंग के जो रिमेन जो मिले हैं, फॉसिल जो मिले, वो कहाँ पर मिले हैं? लेटोली, तंजानिया। सी सेक्शन कवर देखना, आपको बाद में देखेंगे हम इसको। आपको अभी टिक लगाना है कि ये जो बाइपेडलिज्म के जो एग्जाम्पल रिमेन जो मिले 3.6 मिलियन ईयर्स अगो के, वह लेटोली, तंजानिया में मिला। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है। फॉसिल लिम्ब बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम हदर इथोपिया प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द बाइपेडलिज्म। इथोपिया से जो फॉसिल लिम्ब जो मिले हैं वो भी उसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो विद द onset या onset of a phase of glaciation when large parts of the earth were covered with snow। जो ग्लेशियर यूज था, मतलब 2.5 मिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ का मोस्ट ऑफ पार्ट जो था या उसका अधिकतर पार्ट जो था वो ग्लेशियर से पूरा कवर्ड था। देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जिसको हमने पढ़ा होगा आपने अभी छोटी क्लासों में, आइस एज जिसको कहा जाता था। आइस एज में क्या था? हमारे अर्थ सरफेस का मोस्ट ऑफ पार्ट जो था वो आइस से कवर्ड था, ग्लेशियर से कवर्ड था। लेकिन फिर हमारे पृथ्वी पर, हमारे इस अर्थ सरफेस पर क्लाइमेट चेंजेस हुए, वेजिटेशन चेंजेस हुए ड्यू टू द रिडक्शन इन द टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल, ग्रासलैंड एरियाज एक्सपांडेड एंड द एक्सपेंसेस ऑफ फॉरेस्ट। फिर क्या हुआ? आइस जो थी वो मेल्ट होती गई। आइस मेल्ट होने से फिर ग्रास जो थी वो उगने लगी, टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हो गया, रेनफॉल होने लगी। तो इस तरह से फॉरेस्ट जो थे वो डेवलप हुए, लीडिंग टू द ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रालोपिटियस दैट वर अडेप्टेड टू द फॉरेस्ट एंड द रिप्लेसमेंट बाय स्पीशीज दैट वर बेटर अडेप्ट टू द ड्रायर कंडीशन। मतलब एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण जो एनवायरनमेंट में जो क्रिएचर जो थे उन्होंने अपने आप को अब एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब स्पीशीज जो थी वो अब एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने लगी थी, वो ड्रायर कंडीशन में अब बेटर सर्वाइव कर रही थी। अमंग दिस वर द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीनस होमो। मतलब एक तरह से इस आइस एज के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे, अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव, उसको जेनस होमो कहा गया है। ठीक लगा दें इसको। आइस एज में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ह्यूमन बीइंग के जो अर्लियर जो रूप जो थे उसको जीनस होमो कहा गया है। अगर आपको बेटा कोई डाउट हो किसी तरह का कोई समझने में तो आप बिल्कुल बाकायदा पूछ सकते हो। मैंने आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवाए और मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि आपको इसमें नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कंटिन्यू रीडिंग करोगे
स्टडी अगर कंटिन्यू रखोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें चेन वाइज चलते हैं। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको आपको नोट्स बनाना, नोट्स मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको उसकी बजाय आपको समझना है और सेल्फ नोट्स बनाने हैं। होमो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग मैन, द मैन, ऑल्दो देयर वर वुमन एज वेल एज। होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन। अब मैन यहाँ पर एक कॉमन वर्ड है, मैन मतलब सिर्फ आदमी से नहीं है, इसमें वुमन भी आ गई। मैन मतलब एक तरह से ह्यूमन आ गया। Scientists distinguish among several types of Homo. The names assigned to this species are derived from the what are regarded as their typical characteristics. So fossils are classified as Homo habilis. Fossils जो मिले हैं उसको Homo habilis में डिवाइड किया गया, द टूल मेकर। Homo habilis मतलब टूल मेकर, टूल बनाने वाले। Homo erectus, द upright man, इन सबको टिक लगा देना है। किन जो फॉसिल्स जो मिले हैं उनको साइंटिस्ट ने उनके स्पीशीज के हिसाब से क्लासिफाइड किया। इसमें पहले हैं होमो हेबिलियस यानी कि जो टूल बनाने वाले थे, होमो इरेक्टस द अपराइट मैन यानी कि ऊपर उठे हुए व्यक्ति, एंड द होमो सेपियंस द वाइज और थिंकिंग मैन। होमो सेपियंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से ह्यूमन बीइंग जो वाइज और थिंकिंग मैन यानी कि बुद्धिमान और सोचने समझने वाला, सोच समझकर काम करने वाला जो ह्यूमन बीइंग जो था उसको होमो सेपियंस कहा गया है। तो जो रिमेन्स मिले हैं या फॉसिल जो मिले हैं उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने ह्यूमन बीइंग को या अर्ली ह्यूमन को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया? 3, होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियन। उसमें सबसे पहले जो थे वो होमो हेबिलियस टूल बनाने वाले, होमो इरेक्टस जो थे वो ऊपर उठकर काम करने वाले यानी कि 2 पैरों पर चलने वाले थे, और जो सबसे वाइज और थिंकिंग मैन जो थे उसको होमो सेपियंस कहा गया है। फॉसिल ऑफ होमो हेबिलियस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द ओमो इन इथियोपिया एंड द ओल्डुवियल गोर्ज ऑफ तंजानिया। जॉर्ज भी बोल सकते हैं इसको, गार्ज भी बोला जाता है, गड्ढे होते हैं एक तरह से। तो होमो हेबिलियस यानी कि सबसे पहले जो हमारे ह्यूमन बीइंग जो थे उस होमो हेबिलियस के जो हमें रिमेन जो मिले वो इथियोपिया में मिले हैं, तंजानिया में मिले हैं। द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ द होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड बोथ इन अफ्रीका एंड एशिया। होमो इरेक्टस के जो हमें एविडेंस जो मिले हैं वो एशिया में भी मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं। कुबी, फोरा एंड द वेस्ट तुर्काना, केनिया, मोज़ोकेटो एंड द संगेरियन, जावा as the find in Asia belong to the later date than those in Africa. It is likely that the hominids migrated from East Africa to Southern and Northern Africa. मतलब हो सकता है कि ये जो होमोनिड्स जो थे वो माइग्रेट कर गए। माइग्रेट मतलब ईस्ट अफ्रीका से वह फिर साउथ अफ्रीका की तरफ चले गए और नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चले गए। टू साउथर्न एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न अफ्रीका, एशिया, मतलब अफ्रीका से ये जो होमोनिड जो थे वह अफ्रीका से निकलकर माइग्रेट होकर फिर नॉर्थर्न अफ्रीका और नॉर्थर्न एशिया की तरफ आए। एंड परहैप्स द यूरोप सम टाइम बिटवीन 2 and 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब एक तरह से अफ्रीका के जो होमोनिड जो थे वह अफ्रीका से निकलकर एशिया यूरोप की तरफ निकल गए। दिस स्पीशीज सर्वाइव्ड फॉर नियरली अ मिलियन ईयर्स अगो। मतलब एक तरह से लगभग 1 मिलियन ईयर्स अगो ये जो स्पीशीज जो थे उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। इन सम इंस्टेंसेस द नेम्स फॉर फॉसिल आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द फर्स्ट फॉसिल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप वर फाउंड। कुछ फॉसिल का नाम उनके प्लेस से रिलेटेड दिया गया, मतलब जिस जगह पर वो फॉसिल मिले उसके हिसाब से उसका नाम जो है वो दे दिया गया है। सो फॉसिल फाउंड इन द हेड्सलबर्ग, अ सिटी ऑफ जर्मनी, वर कॉल्ड Homo heidelbergensis, while those found in the Neander Valley were categorized as Homo neanderthalensis। मतलब जिस जगह पर वो फॉसिल मिले उस जगह से उनका नामकरण किया गया है। The earliest fossil from Europe are of Homo heidelbergensis and the Homo neanderthalensis, both belong to the species of Erkalic. Homo sapiens, the fossil of Homo heidelbergensis have a wide distribution, having been found in the Africa, Asia and Europe. जो होमो सेपियन जो है वो हमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप से मिले हैं। द नीदरलैंड्स ऑक्यूपाइड यूरोप एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम अ रगली 1,30,000 to 35,000 ईयर्स अगो। मतलब नीदरलैंड्स टाइप के जो स्पीसीज जो थे या नीदरलैंड टाइप्स के जो ह्यूमन बींग जो थे वह सेंट्रल एशिया
और वेस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे वहाँ पर वो बस गए। दे डिसअपियर्ड अब्रुप्टली इन वेस्टर्न यूरोप अराउंड 35,000 ईयर्स अगो, मतलब लगभग 35,000 ईयर्स अगो वह यूरोप से निकल गए थे। यूरोप से वो जो नीदरलैंड टाइप के या नीदरलैंड स्पीसीज के जो लोग जो थे वो वहाँ से चले गए। इन जनरल कंपेयर्ड विद ऑस्ट्रालोपिथिकस होमो हैव अ लार्जर ब्रेन। ऑस्ट्रालोपिथिकस के कंपैरिजन में जो होमोसेपियन जो थे उनका ब्रेन जो था वो बड़ा था। जोज विद रिड्यूस आउटवर्ड प्रोट्रक्शन एंड द स्मॉलर टीथ, मतलब उनके कंपैरिजन में उनका सिर बड़ा था, जबड़ा थोड़ा छोटा हो गया था और दांत जो थे वो भी अब थोड़े छोटे हो गए थे। अब स्पीसीज जो हैं वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल देते हैं। पहले उनको खाने पीने की चीज़ें उतनी नहीं मिलती थी, क्लाइमेट एनवायरनमेंट उनके बिल्कुल डिफरेंट था, तो उस कंडीशन में उनको सर्वाइव होने के लिए उनकी बॉडी जो थी वो डिफरेंट टाइप की थी। फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, उनकी हैबिट्स चेंज हुई, तो उनकी बॉडी जो थी वो धीरे धीरे वो भी चेंज होगी। एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज is associated with more intelligence and better memory. The changes in jaws and teeth were probably related to the differences in dietary habits. मतलब उनकी जो jaws और teeth जो थे वो भी उनकी खाने पीने की जो हैबिट जो थी उसकी वजह से धीरे धीरे चेंज हो चुकी थी।